हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और निरंतर अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है घटना चक्र पूर्वावलोकन से साइंस में अंतःस्रावी तंत्र, जो कि हमारे वनडे एग्ज़ाम, एसआई, रेलवे, कांस्टेबल, पटवारी, पुलिस और जिन भी एग्ज़ाम में साइंस आती है उन सभी के लिए ज़रूरी है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चलिएगा इस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक अंतःस्रावी तंत्र। ग्लैंड कुछ ऐसी कोशिकाएं, ऊतक या अंगों को कहा जाता है जिनकी कोशिकाएं किसी पदार्थ का संश्लेषण करके उन्हें स्रावित करती हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? ग्लैंड कहा जाता है। मानव सहित अन्य कुशीर्क जंतुओं में इसकी 3 स्पष्ट श्रेणियां होती हैं। जो ग्लैंड होती हैं वह 3 होती हैं। पहला बहिर्स्रावी ग्रंथि, जिसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, जो कि नलिका युक्त होती है। बाहर जाना है तो नलिकाएं चाहिए होगी इनको, या नाली की आवश्यकता होती है, नलिका युक्त होती हैं। इनसे स्रावित पदार्थ इनकी नलिका में बहकर संबंधित एपिथेलियम स्तर की सतह पर मुक्त हो जाता है, जैसे कि दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि और लाल ग्रंथि। ये सब क्या होती है? नलिका युक्त होती हैं और बहिर्स्रावित ग्रंथि हैं। नेक्स्ट आता है अंतःस्रावी ग्रंथि, जिनको एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, जो कि नलिका विहीन होते हैं। अंदर ही रहना है तो नलिका विहीन होती हैं। इनसे स्रावित पदार्थ हार्मोन, ऊतक, द्रव में मुक्त हो जाता है। जितने भी स्रावित पदार्थ है वह हार्मोन में, ऊतक में यह द्रव में मुक्त हो जाता है और रुधिर कोशिकाओं में पहुंचकर सारे शरीर में संचारित होता है, जैसे कि पीयूष अर्थात पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। ये सब क्या होती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट आता है मिश्रित ग्रंथि। इन्हें बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ऊतक या कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, मतलब बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी दोनों तरीके से कार्य करती हैं। मतलब इसमें क्या होंगी? नलिकाएं भी होंगी और नलिका विहीन हार्मोन्स भी होंगे। पहला आता है हमारा अग्नाशय मिश्रित है, तो यह एक मिश्रित ग्रंथि है। इससे पाचक एंजाइम और इनकी लैगरहैंस की दूपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागोन और डेल्टा कोशिकाओं से सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन का स्रावन होता है। यदि अग्नाशय में किन्हीं कारणों से खराबी आ जाती है तो इन हार्मोन का निर्माण सुचारू रूप से नहीं हो सकेगा। तो देखिए, पहले आती है अग्नाशय, बिल्कुल आग जैसा है, तो थोड़ी ठंडी थोड़ी गर्म। तो हार्मोन क्या है? अंतःस्रावी है और बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की होती है। यह क्या निकालती है? पाचक एंजाइम निकालती है। क्या करती है? पाचक एंजाइम निकालती है। और इसकी जो लैगरहैंस की दूपिकाएं होती हैं उनमें मुख्यतः 3 प्रकार की सेल होती हैं। पहली आती है बीटा सेल, तो जो हमें शुगर बढ़ जाता है तो हमें बहुत मार पड़ती है, बीट है ना, मम्मी बहुत बीट करती हैं, पटक पटक के मारती हैं। तो ये क्या होगी? बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन और अल्फा से निकलता है ग्लूकागोन। तो बीटा से इंसुलिन और अल्फा से ग्लूकागोन। और फिर डेल्टा सेल आती हैं, डेल्टा कोसा आती हैं, इनसे निकलता है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। यदि अग्नाशय में किसी भी कारण से प्रॉब्लम आती है तो हार्मोन और एंजाइम दोनों नहीं निकलेंगे। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए प्रेरित और उत्तेजित करने वाला हार्मोन है सिक्रेटिन। क्या है भाई? उससे बोलते हैं भाई सिक्रेट करो, सिक्रेटिन। तो सिक्रेटिन हार्मोन क्या करता है? जो अग्नाशय ग्रंथि है, पैनक्रियाज है, उसको प्रेरित करती है और उत्तेजित करती है। छोटी आंत के ग्रहणी मतलब डिओडेनम से उत्पन्न यह हार्मोन जठर रस के स्रावन को भी कम कर सकता है। तो जो अग्नाशय है उससे निकलने वाला जो हार्मोन एंजाइम है, तो एंजाइम क्या करते हैं? पाचन क्रिया को बढ़ाते हैं, तो ये कम करते हैं। तो एंजाइम निकलने में, जो अग्नाशय से एंजाइम निकलता है वो कहाँ मिलता है? डिओडेनम में मिलता है, जो कि छोटी आंत का भाग है। तो यह जो जठर रस है उसके स्रावन को भी कम कर देती है तथा संभवतः पित्ताशय के संकुचन को भी प्रेरित करती है। तो ये क्या करती है? पित्ताशय के संकुचन को भी प्रेरित करती है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। तो इंसुलिन क्या होता है? तो इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है।
किसकी पिटाई करता है, तो शुगर की पिटाई करता है ब्लड में जाके। तो पेप्टाइड हार्मोन है। इसकी संरचना 51 अमीनो अम्लों से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है, मतलब जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है उसको नियंत्रित कौन करता है, तो इंसुलिन करता है। इसकी कमी से डायबिटीज या मधुमेह रोग हो जाता है और इसकी अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, जिससे उदकमेह या फिर डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाता है। और जो उदकमेह या डायबिटीज इंसिपिडियस वाले व्यक्ति होते हैं उनको प्रायः अधिक प्यास लगती है, क्योंकि उनके शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। इनके उपचार हेतु कृत्रिम ADH या फिर बेसोप्रिन का उपयोग किया जाता है। तो बेसोप्रिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, यह निकलता है पिट्यूटरी से। तो ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या फिर इंसुलिन मतलब बेसोप्रिन का उपयोग किया जाता है, जिससे पेट्रिसिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसे कहते हैं पेट्रिसिन कहा जाता है। कॉफ़ी, चाय या फिर विस्की जिसको मदिरा के सेवन से शरीर में ADH हार्मोन की मात्रा घट जाती है, जिससे मूत्र की मात्रा बढ़ने से बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है और शरीर का निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो ये क्या होता है, डाययूरेटिक हार्मोन होता है। जब हम मदिरा सेवन करते हैं, चाय पीते हैं या फिर कॉफ़ी पीते हैं, तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, इसकी मात्रा घट जाएगी। यदि ये घटेगा तो क्या होगा, तो यदि जैसे ही ये घटता है तो यूरिन की मात्रा ज़्यादा बहने लगेगी या ज़्यादा त्याग करने की इच्छा होगी और निर्जलीकरण ज़्यादा हो जाएगा। बेसोप्रिन या फिर ADH की अधिकता होने पर मूत्र गाढ़ा हो जाएगा। यदि ADH अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यूरिन गाढ़ा हो जाएगा और रक्त तनु हो जाएगा। मतलब हमारा जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा, जिससे रुधिर दाब बढ़ जाएगा और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा। बेसोप्रिन का स्रावन पीयूष ग्रंथि से होता है। इसका मुख्य कार्य वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग तथा संग्रह नलिकाओं से जल के रुधिर में पुनः अवशोषण को बढ़ाना होता है, जिससे मूत्ररोधी हार्मोन या फिर ADH कहते हैं। तो बेसोप्रिन किसके द्वारा सिक्रेट होता है, पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। कार्य क्या है, जो किडनी होती है उसकी जो दूरस्थ कुंडलियां होती हैं उनमें जल के रुधिर में पुनर्अवशोषण को बढ़ावा देता है। मतलब जो जल है बाहर नहीं निकलने देना है, क्या करना है, उसको पुनः अवशोषण कर लेना है। क्यों, क्योंकि ब्लड में चाहिए है। यदि नहीं होगा ब्लड में तो ब्लड क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा और जमने लगेगा जगह जगह। तो ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं कर सकते, तो इसको कौन मैनेज करता है, तो बेसोप्रिन करता है। बेसोप्रिन किसके द्वारा निकाला जाता है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा। और इसे क्या कहा जाता है, मूत्ररोधी हार्मोन या फिर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। अब आता है मानव शरीर में पिट्यूटरी या फिर पीयूष ग्रंथि। यह एक सूक्ष्म स्मॉल अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि एक गोल और भूरी लाल रंग की होती है। इसका भार लगभग कितना होता है, 0.5 से 1.0 ग्राम होता है और व्यास होता है 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक। इससे हाइपोफाइसिस सेरेब्राई भी कहा जाता है। तो भैया हाई प्रोफाइल है, पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है इसलिए हाई प्रोफाइल है, और सेरेब्राई है। हाई प्रोफाइसिस सेरेब्राई भी कहा जाता है किसको, पिट्यूटरी ग्रंथि को, जो कि मास्टर ग्रंथि के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसमें कई हार्मोन अन्य अंतःस्रावी हार्मोन का नियंत्रण करती है। तो जितने भी हार्मोन निकलेंगे वो किसी अन्य जो अंतःस्रावी ग्रंथि हैं उनको हार्मोन को नियंत्रित करते हैं। हाइपोथैलेमस को पीयूष ग्रंथि का भी मास्टर माना जाता है। जो हाइपोथैलेमस है उसको पीयूष ग्रंथि का भी मास्टर माना जाता है, क्योंकि मस्तिष्क का यह भाग तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के प्रमुख संयोजक की भूमिका निभाता है। क्या करता है हाइपोथैलेमस,
तंत्रिका तंत्र और जो अंतःस्रावी तंत्र है उनके बीच में संयोजक की भूमिका कौन निभाता है? हाइपोथैलेमस। अंतःस्रावी ग्रंथि वो अपना काम कर रही हैं, तंत्रिका तंत्र अपना काम कर रहे हैं, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन कौन स्थापित करता है? हाइपोथैलेमस। लेकिन पीयूष ग्रंथि ऐसा नहीं करती, तो इसलिए इसको पीयूष ग्रंथि का भी मास्टर कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? तो पहला आता है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन या वृद्धि हार्मोन। यह शरीर से संबंधित वृद्धि करता है। इसकी अधिकता से भीमकायिता की अवस्था उत्पन्न हो जाती है और कमी से क्या होते हैं? बच्चे बोने होने लगते हैं। सोमेटोट्रोपिन जो आपको स्मार्ट बनाता है, यदि ज़्यादा हो जाएगा तो आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो जाओगे और भीम जैसे लगने लगेगा, बहुत बड़ा शरीर हो जाएगा, और यदि कम होगा तो आप बोने हो जाओगे। नेक्स्ट आता है थायरॉक्सिन। यह हार्मोन का स्त्रावण गले से संबंधित थायराइड ग्रंथि द्वारा किया जाता है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इसका स्त्रावण किस किया जाता है? थायराइड ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। कहाँ पाई जाती है? तो गले में पाई जाती है। शरीर में यह उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करती है, मतलब जो मेटाबॉलिज्म क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करता है, थायरॉक्सिन करती है, तथा वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करती है, मतलब वृद्धि को भी उत्प्रेरित करती है। इस हार्मोन की कमी से बच्चों में जड़ मानवता और वयस्कों में मिक्सीडेमा नामक रोग हो जाता है। तो बच्चे हैं, यदि कम निकलेगा थायरॉक्सिन हार्मोन तो क्या हो जाएगा? वो जड़ मानवता आ जाएगी उनमें, और यदि बड़े हैं तो वो क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे, तो मिक्सीडेमा रोग उनमें हो जाता है। सामान्यतः घेंगा या फिर गलगंड या हाशिमोटो का रोग भी इसी कमी से संबंधित है। तो घेंगा रोग हो गया, हाशिमोटो रोग हो गया, ये सब थायरॉक्सिन की कमी से ही संबंधित हैं। नेत्रोसेधी गलगंड, जिसको एक्सोप्थेल्मिया ग्वाइटर या फिर प्लूमर का रोग थायराइड ग्रंथि के अति स्त्रावण के कारण होता है। तो कौन कौन से? ये तो हमारे घेंगा हो गया, गलगंड हो गया और हाशिमोटो रोग हो गया, मिक्सीडेमा हो गया या फिर जड़ मानवता हो गया। यह थायरॉक्सिन कम निकलेगा तब होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि थायराइड ग्रंथि की जो थायरॉक्सिन है उसके अति स्त्रावण से होता है। तो पहला आता है प्लूमर रोग, और इसको नेत्रोसेधी गलगंड या फिर एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, यह अति स्त्रावण से होते हैं। नेक्स्ट आता है आयोडीन युक्त हार्मोन, जिसमें थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल होता है। तो थायरॉक्सिन क्या है? एक अमीनो अम्ल है जिसमें आयोडीन होता है, जिसे थायराइड ग्रंथि से स्रावित करने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन थायरोट्रोपिन हार्मोन होता है। तो थायरोट्रोपिन हार्मोन क्या करता है? यह पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है और यह थायरॉक्सिन को स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, जिसे क्या कहा जाता है? TSH कहा जाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। पैराथायराइड ग्लैंड, जिसको पैराबट्टू ग्रंथि भ्रूण की एंडोडर्म से उत्पन्न ग्रंथि है। तो जो हमारी पैराथायराइड ग्रंथि है, यह थायराइड ग्रंथि के पीछे ये उसमें धसी हुई मटर के दाने के समान होती है, छोटी सी होती है, छोटी सी होती हैं, 2 जोड़ों में पाई जाती हैं। और इनका जन्म या फिर ये बनी कैसे, उत्पत्ति कैसे हुई है? तो जो भ्रूण अवस्था होती है उसमें जो एंडोडर्म है, पैराथायराइड पैर उसके अंदर से आ रहे हैं ना, तो एंडोडर्म से इनकी उत्पत्ति हुई है, जो कि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है, मतलब इस पर पीयूष ग्रंथि का कोई कार्य नहीं चलता, पीयूष ग्रंथि से अलग या फिर स्वतंत्र रह के कार्य करती है। यह गले में थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होती है, जिसके द्वारा पैराथाइमोन PTH नामक हार्मोन का स्रावित होता है, जिसे क्या कहा जाता है? पैराथाइमोन कहा जाता है, जो कि रुधिर में कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा को बनाए रखता है। आयरन मतलब जो आयोडीन की मात्रा कौन बना के रख रहा है? थायरॉक्सिन। और जो कैल्शियम की मात्रा है उसको कौन बना के रखता है? तो उसको रखता है पैराथाइमोन, जो कि पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित किया जाता है। एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है। तो एड्रेनलिन और जो एपिनेफ्रिन हार्मोन है, ये किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, एड्रिनल मेडुला से स्रावित किया जाता है।
इसके स्रावन से हृदय गति में वृद्धि हो जाती है। एड्रेनलिन ग्रंथि के यदि एड्रेनलिन हार्मोन यदि बढ़ता है तो क्या होता है, हृदय गति में वृद्धि हो जाती है। शरीर में उत्तेजना का अभाव मतलब अनुभव करने लगते हैं। इसके प्रभाव से बाहिका विस्तारण के कारण मस्तिष्क, कंकाल पेशी, हृदय, फेफड़े, यकृत आदि अंगों में रुधिर संचार बढ़ जाता है। तो जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो सारे शरीर में जो बाहिका विस्तारण है उनके कारण क्या हो जाएगा, कंकाल में, मस्तिष्क में, हृदय में, फेफड़ों में, ऊतकों में, सभी अंगों में रक्त का संचार बढ़ जाएगा। इससे नॉर एपिनेफ्रिन के प्रभाव से बढ़ाया हुआ ब्लड प्रेशर कम किया जा सकता है। देखो एपिनेफ्रिन क्या करती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है, और यदि हम नॉर एपिनेफ्रिन खाते हैं तो क्या हो जाएगा, रक्तदाब कम हो जाता है। देखिए सबसे पहले आती है हमारी ग्लैंड पीनियल ग्रंथि। ये कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है, पिट्यूटरी के थोड़े से ऊपर है ना। पीनियल ग्रंथि जिसको तीसरी आंख भी कहा जाता है, यहाँ से मस्तिष्क समझ में आती है। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, मेलाटोनिन निकलता है। पीनियल मेलाटोनिन हार्मोन निकाला जाता है। फिर आती है पीयूष ग्रंथि जिसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, और यह हाइपोथैलेमस के नीचे होती है। इसके मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक होते हैं पश्च पिट्यूटरी और एक होती है अग्र पिट्यूटरी। पश्च पिट्यूटरी को क्या कहा जाता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस कहा जाता है, हाइपोफाइसिस। और जो अग्र पिट्यूटरी है इसको क्या कहा जाता है, एडिनो हाइपोफाइसिस कहा जाता है। तो दो प्रकार से होंगे। पीछे वाला क्या करेगा, नई नई न्यूज़ मिलेंगी उसको, जो पीछे चल रहा होगा उसको क्या करेंगे, नई नई न्यूज़ मिल रही होंगी, तो न्यूरो हाइपोफाइसिस कहा जाता है। और जो अग्र है, आगे वाला है, तो वो क्या कर रहा होगा, अपनी इन्फॉर्मेशन में कुछ ऐड कर रहा होगा, तो एडिनो हाइपोफाइसिस कहा जाता है। तो जो हमारी पश्च पिट्यूटरी है जिसको न्यूरो हाइपोफाइसिस कहा जाता है, यह मुख्यतः दो हार्मोन को स्रावित करती है। पहला आता है बेसोप्रिन जिसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है, और ऑक्सीटोसिन। कौन कौन से, बेसोप्रिन और ऑक्सीटोसिन, ये निकालती है पश्च पिट्यूटरी या फिर न्यूरो हाइपोफाइसिस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। फिर आती है अग्र पिट्यूटरी या फिर एडिनो हाइपोफाइसिस ग्रंथि। इससे निकलने वाले हार्मोन के नाम है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन जिसको STH कहा जाता है, वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है इसको, प्रोलैक्टिन हार्मोन इसको, या फिर ल्यूटियोट्रोपिन हार्मोन LTH, ल्यूटियोट्रोपिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट है पुटिका प्रेरक हार्मोन, पुटिका प्रेरक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या अंतराल कोशिका प्रेरक हार्मोन, अंतराल कोशिका प्रेरक हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी स्रावित करती है। एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एडिनोकार्टिटोपिक हार्मोन ECTH, थायराइड प्रेरक हार्मोन TSH कहा जाता है, और मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन MSH कहा जाता है। तो हमारे जो अग्र या फिर एडिनो हाइपोफाइसिस भाग है पिट्यूटरी का, इससे मुख्यतः 7 हार्मोन निकाले जाते हैं। पहला तो स्मार्ट बना जाएगा सोमेटोट्रोपिन हार्मोन जो कि STH कहा जाता है, वृद्धि हार्मोन भी ये होता है। फिर आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन या ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन जिसको LTH कहा जाता है। नेक्स्ट आता है पुटिका प्रेरक हार्मोन FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, और अंतराल या अंतराल कोशिका प्रेरक हार्मोन ICSH, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन यह ACTH के द्वारा भी कहा जाता है। ये वाला हार्मोन थायराइड प्रेरक हार्मोन और मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। इनको याद कर लेते हैं कैसे, स्मार्ट बनेंगे कैसे। प्रोलैक्टिन, ब्रो स्मार्ट बनना है ब्रो, तो पुटिका प्रेरक हार्मोन।
लाइटिंग चाहिए पड़ेगी तो ल्यूटिनाइजिंग, लुटिनाइजिंग। एडिनोकार्टिकोट्रोपिक, तो कार भी चाहिए, कार भी ऐड करनी पड़ेगी स्मार्ट बनाने के लिए। थायराइड और मेलानोसाइट। नेक्स्ट आती है हमारी अमाशय। कौन सी? अमाशय। इससे निकलते हैं दो प्रकार के एंजाइम। पहले आती है गैस्ट्रिन और ग्रेलिन। ग्रेस्टिन और ग्रेलिन। तो हमारे गैस्ट्रिक जूस निकलता है ना स्टमक में, तो उससे संबंधित है गैस्ट्रिन और ग्रेलिन। हमारा पूरा खाना इसमें क्या हो जाता है? घुल जाता है, तो ग्रेलिन, ये दोनों ही निकाले जाते हैं अमाशय स्टमक के द्वारा। नेक्स्ट आता है अग्नाशय। इसमें मुख्यतः कितनी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहली आती है अल्फा, तो इससे निकाला जाता है ग्लूकागोन। बीटा सेल से निकाला जाता है इंसुलिन। डेटा सेल से निकाला जाता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, सबको समान कर देता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। और एफ कोशिकाओं से निकाला जाता है अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड। एफ से संबंधित है पॉलीपेप्टाइड, तो अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड को एफ के द्वारा स्रावित किया जाता है। तो अग्नाशय से निकलते हैं मुख्यतः 4 हार्मोन। पहले अल्फा से ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन, गामा से या डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन और एफ से निकलता है अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड। अब आती है हमारी अधिवृक्क ग्रंथि या फिर एड्रिनलिन ग्रंथि। जो अधिवृक्क है, वृक्क के बिल्कुल ऊपर पाई जाती है, इसलिए क्या कहा जाता है? अधिवृक्क। टोपी की जैसे होती है किडनी के ऊपर, है ना। तो इससे के भी 2 भाग होते हैं एड्रिनल के भी। एक होता है एड्रिनल मेडुला और एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो मेडुला से निकलते हैं मुख्यतः 2 हार्मोन। पहला आता है एड्रेनलिन या फिर एपिनेफ्रिन कहा जाता है। दूसरा आता है नॉर एड्रेनलिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन। तो एड्रेनलिन ग्रंथि क्या करता है? ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, पूरे ब्लड में सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, एक्टिव कर देता है। और जो नॉर एड्रेनलिन होता है, ये नॉर एपिनेफ्रिन होता है, यह सबको कम कर देता है, ब्लड प्रेशर कम कर देता है, ब्लड सर्कुलेशन को भी कम कर देता है। नेक्स्ट आता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। इसके द्वारा भी 2 हार्मोन निकाले जाते हैं। एक होता है एल्डोस्टेरोन और दूसरा होता है कार्टिसोल। एल्डोस्टेरोन और कार्टिसोल। कार्टेक्स तो कार्टिसोल और एंडोस्टेरोन, यह अधिवृक्क ग्रंथि या फिर एड्रिनल ग्रंथि से निकाले जाने वाले 4 प्रमुख हार्मोन हैं। 2 भाग होते हैं, एक मेडुला और एक कॉर्टेक्स। मेडुला से निकलते हैं 2 हार्मोन, एक एड्रेनलिन जिसे एपिनेफ्रिन कहा जाता है, दूसरा आता है नॉर एड्रेनलिन, नॉर एपिनेफ्रिन कहा जाता है। फिर आता है कॉर्टेक्स, इससे निकलता है कार्टिसोल और एंडोस्टेरोन इससे स्रावित होता है। अब आते हैं फिर से दूसरा, हमारी पैराथायराइड ग्रंथि। ये कहाँ पे पाई जाती है? पैराथायराइड थायराइड के पीछे पाई जाती है और इससे एक ही हार्मोन निकलता है जिसका नाम है पैराथायमोन। PTH कहा जाता है पैराथायमोन हार्मोन। ये कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। थायराइड ग्रंथि जिसे अब2 ग्रंथि भी कहा जाता है, इससे मुख्यतः निकलते हैं 3 हार्मोन। पहला आता है टेट्राआयोडोथायरोनिन या फिर थायरोक्सिन हार्मोन। दूसरा है टाइआयोडोथायरोनिन और नेक्स्ट आता है कैल्सिटोनिन। तो कितने हार्मोन निकाले जाते हैं थायराइड ग्रंथि से? 3 हार्मोन। पहला आता है टेट्राआयोडोथायरोनिन हार्मोन जिसको थायरोक्सिन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है ट्राइआयोडोथायरोनिन और कैल्सिटोनिन हार्मोन। उसके बाद आता है थाइमस ग्रंथि। इससे निकलते हैं 2 हार्मोन, एक होता है थाइमोसिन हार्मोन और दूसरा होता है थाइमोपोएटिन हार्मोन। तो थाइमस ग्रंथि से निकलते हैं 2 हार्मोन, एक होता है थाइमोसिन और दूसरा होता है थाइमोपोएटिन। यकृत से निकलता है एक हार्मोन जिसको कहा जाता है IGF, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। किडनी या वृक्क, इससे कोलेस्ट्रॉल, रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन निकाले जाते हैं। तो कौन निकालता है ये? किडनी निकालती है। कैल्सिटोल, रेनिन और
इरिथ्रोपोइटिन, कैल्सिटॉल। तो कैल्शियम को कौन तोड़ता है? तो किडनी सबको छानती है तो उसको भी तोड़ देगी, तो कैल्सिटॉल। रेनिन लेकर आएगा जितना ही ब्लड कैल्शियम, उसको तोड़ देगी तो रेनिन। और इरिथ्रोपोइटिन इनको और जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको क्या करती है? थ्रो कर देती है, तो इरिथ्रोपोइटिन। तीन मुख्यतः हार्मोन निकालती है कौन? किडनी। कौन कौन से हो गए? कैल्सिट्रॉल कैल्शियम को, रेनिन और इरिथ्रोपोइटिन। नेक्स्ट आता है अंडाशय, सिर्फ महिलाओं में पाया जाता है और मुख्यतः दो हार्मोन निकाले जाते हैं इससे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। फिर आता है वृषण, सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है और इससे निकलता है एंड्रोजन, जिसको टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। एंड्रोजन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, यह पुरुषों के द्वारा स्रावित किया जाता है। तो चलिए हम इन सारी ग्रंथि को एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले ऊपर आती है सबसे पहले पीनियल ग्रंथि, इससे निकाला जाता है मेलाटोनिन, सबको मिलता नहीं है तो पीनियल मेलाटोनिन। फिर आती है पीयूष ग्रंथि, इसके मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक अग्र और एक पश्च। तो पश्च को कहा जाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस कहा जाता है और अग्र को कहा जाता है एडिनोहाइपोफाइसिस। तो पीछे वाला है न्यूरोहाइपोफाइसिस से दो निकलते हैं, एक निकलता है बेसोप्रिन और ऑक्सीटोसिन। फिर आता है अग्र पिट्यूटरी, इसको एडिनोहाइपोफाइसिस कहा जाता है, इससे निकलता है मुख्यतः 7 हार्मोन। पहला आता है सोमेटोट्रोपिन, जिसको वृद्धि हार्मोन कहा जाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, जिसको लुटियोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है, पुटिका प्रेरक हार्मोन एफएसटी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, जिसको अंतराल कोशिका प्रेरक हार्मोन भी कहा जाता है, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच और थायराइड प्रेरक हार्मोन टीएसएच और मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन एमएसएच, मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित किया जाता है। उसके बाद आता है आमाशय, स्टमक। स्टमक में होता है गैस्ट्रिक जूस, तो गैस्ट्रिन और ग्रेलिन, ये दोनों हार्मोन निकलते हैं स्टमक के द्वारा, एंजाइम निकलते हैं ना। फिर आता है अग्नाशय, जिसको पेनक्रियास कहा जाता है। पेनक्रियास से होती हैं 4 प्रकार के सेल, अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागॉन, बीटा से निकलता है इंसुलिन, डेल्टा से निकलता है सोमेटोस्टेटिन और एफ सेल से निकलता है अग्नाशयी पेप्टाइड। फिर आता है अधिवक्र या फिर एडिनल ग्रंथि, इनके भी 2 पार्ट होते हैं, एक होते हैं एडिनल मेडुला और दूसरा होता है एडिनल कॉर्टेक्स। एडिनल मेडुला एडिनलिन या फिर एपिनेफ्रिन कहा जाता है, दूसरा होता है नॉर एडिनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन। कॉर्टेक्स से 2 निकाले जाते हैं, एंडोस्टेरोन और कार्टिसोल। वृषण सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है और एंडोजीन स्टेरोन हार्मोन कहलाता है। फिर आता है अंडाशय, सिर्फ महिलाओं में पाया जाता है, इसमें होता है 2 हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। फिर आती है किडनी, इससे निकलते हैं 3 हार्मोन, तो कैल्सिटॉल हार्मोन, रेनिन हार्मोन और इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। लिवर यकृत, इससे निकलता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, जबकि इंसुलिन हार्मोन पेनक्रियास के द्वारा स्रावित किया जाता है और इससे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर स्रावित किए जाते हैं, किसके द्वारा? लिवर के द्वारा। थाइमस ग्रंथि, इससे 2 हार्मोन निकलते हैं, थाइमोसिन और थाइमोपोइटिन। थायराइड ग्रंथि, यह गले में होती है और मुख्यतः 3 हार्मोन का स्रावन करती है, ट्राईआइडोथायरोनिन, जिसको थायरोक्सिन कहा जाता है, फिर ट्राईआइडोथायरोनिन और कैल्सिटोनिन। पैराथायराइड ग्रंथि, इससे एक हार्मोन निकलता है पैराथाइमोन, जिसको पीटीएच कहा जाता है। एडिनल मेडुला से स्रावित नॉरएपिनेफ्रिन के प्रभाव से वाहिका संकीर्णता या फिर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के कारण त्वचा, पाचन और उत्सर्जन, जनन आदि तंत्रों के अंगों में रुधिर संचार कम हो जाता है। इससे इन अंगों की क्रियाशीलता कम हो जाती है और रुधिर दाब बढ़ जाता है। एडिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। यह हार्मोन शरीर में संकट अवस्था
का सामना करने हेतु उग्र विपत्ति प्रक्रिया हेतु तैयार करते हैं, अर्थात संकट काल या विपरीत विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करता है एड्रेनलिन हार्मोन। अब आते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिंग हार्मोन। यह मादा हार्मोन होती हैं। एस्ट्रोजन का उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की गैफीन पुटिकाओं की थीका इंटना की कोशिकाओं द्वारा यौन अवस्था से लेकर रजोनिवृत्ति की आयु लगभग 45 से 52 वर्ष तक होती है। प्रमुख एस्ट्रोजन्स एस्ट्रेडियोल है। प्रमुख एस्ट्रोजन कौन सा है? एस्ट्रेडियोल है, जिसे नारी विकास हार्मोन भी कहा जाता है। एस्ट्रेडियोल यह मादा की द्वितीयक लैंगिक लक्षण सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे लड़कियों में स्तनों, दुग्ध ग्रंथियों और गर्भावस्था और योनि इत्यादि समुचित विकास में सहायक होता है। एस्ट्रोजेंस का स्त्रावण पीयूष ग्रंथि की पुटिका प्रेरक हार्मोन FSH और लुटेनाइजिंग हार्मोन LH के नियंत्रण में भी होता है। तो जो एस्ट्रोजन है ये क्या करता है? पीयूष ग्रंथि के जो पुटिका प्रेरक हार्मोन होता है और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है, इसके नियंत्रण में रहता है। प्रोजेस्टेरोन इसका स्त्रावण कॉर्पस लुटियम से होता है तथा यह हार्मोन गर्भधारण के लिए आवश्यक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। इसके प्रभाव से गर्भावस्था की एंडोमेट्रियम का मोटा होना, जिससे रुधिर संचार बढ़ना, इनकी कोशिकाओं में वसा एवं ग्लाइकोजन का संचय होना, अंडाशयों में नई पुटिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया बंद होना, ये सब जिम्मेदार होता है प्रोजेस्टेरोन। ये भी क्या होता है? महिलाओं का हार्मोन है और यह कॉर्पस लुटियम के द्वारा इसका स्त्रावण होता है। गर्भावस्था के समय इसकी आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि यह एंडोमेट्रियम को मोटा कर देता है, रुधिर संचार को बढ़ा देता है, कोशिकाओं में वसा और ग्लाइकोजन का संचय करता है और जो अंडाशय में नई पुटिकाएं होती हैं उनके प्रक्रिया को भी बंद कर देता है। नेक्स्ट आता है रिलैक्सिंग हार्मोन। हार्मोन का स्त्रावण गर्भावस्था में कॉर्पस लुटियम या फिर आबाल प्लेसेंटा के द्वारा होता है। यह एक पॉलीपेप्टाइड है। यह हार्मोन श्रोणि मेखला के प्यूबिक सिम्फाइसिस नामक जोड़े को लचकदार बनाकर फैलाता है, जिससे गर्भावस्था ग्रीवा चौड़ी हो जाती है और शिशु जन्म में सुगमता होती है। तो कौन है ये? रिलैक्सिंग हार्मोन है। रिलैक्स करता है, किसको करता है? तो यह जो श्रोणि मेखला में प्यूबिक सिम्फाइसिस है उसको फैला देता है, ग्रीवा चौड़ी हो जाती है और बच्चे के जन्म में सुगमता होती है। यह किससे स्रावित होता है? तो यह कार्पस लुटियम के द्वारा तथा आंवल या प्लेसेंटा के द्वारा इसका स्त्रावण होता है। क्या? तो ये पॉलीपेप्टाइड है। पुरुषों में वृषण या टेस्टिस के लैंड की कोशिका या सेल्स ऑफ लैंडिंग से नर हार्मोन अर्थात एंड्रोजेंस का स्रावण होता है। कहाँ से निकलती हैं? तो लैंडिंग की कोशिकाओं से निकलती हैं एंड्रोजेंस। प्रमुख एंड्रोजेंस टेस्टेरोन है। इसे पुरुष विकास हार्मोन भी कहा जाता है। यह पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन और यौन आचरण को प्रेरित करता है। माँ और शिशु के बीच गले लगने, चूमना और शिशु की देखभाल अर्थात वात्सल्य की तथा मैथुन के समय भोग विलास की भावना को ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन बढ़ाता है। ऑक्सीटोसिन के दो लक्षण ऊतक होते हैं। पहला होता है स्त्रियों के गर्भाशय तथा स्तन ग्रंथियां। यह हार्मोन शिशुओं द्वारा दुग्धपान के समय स्तनों की पेशियों को सिकुड़ता है और दुग्ध उत्क्षेपित करने के लिए बढ़ाने का कार्य करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन या फिर लुटियोट्रोपिक हार्मोन का स्रावन अग्र पिट्यूटरी की लेप्टोट्रोफ कोशिका से होता है। इसका कार्य शिशु जन्म के समय दुग्ध का स्रावन करना को प्रेरित करता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्र पिट्यूटरी के लेप्टोट्रोफ कोशिकाओं से इसका स्रावन होता है और शिशु जन्म के बाद यह दूध के स्रावन को बढ़ाती हैं। पीनियल ग्लैंड मस्तिष्क
के प्रामस्तिष्क गोलार्ध के बीच स्थित होती है। तो जो पिनियल ग्लैंड है वह मस्तिष्क के जो प्रामस्तिष्क वाला गोलार्ध है उसमें स्थित होती है, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यह एपिफाइसिस सेरेब्राई भी कहलाती है। क्या कहलाती है? एपिफाइसिस सेरेब्राई कहलाती है। इसमें माल्टोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो निद्रा और जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है। मंद प्रकाश और रात में इसका स्रावन अधिक होता है, जबकि तीव्र प्रकाश और दिन में इसका स्रावन कम होता है। किसका? मेलाटोनिन का। इसके द्वारा स्थापित किया जाता है, पेनियल ग्लैंड के द्वारा स्थापित किया जाता है। अब आते हैं इससे संबंधित प्रश्न। पहला है, पीत पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की सहिती होती है? तो पीत पिंड कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है अंडाशय में। कहाँ पाया जाता है? अंडाशय में। अंडाशय ओवरी में पाए जाने वाली कोशिकाओं की सहिती पीत पिंड कहलाती है। जो अंडाशय में कोशिकाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पीत पिंड कहा जाता है। स्त्रियों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तथा अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन अंडाशय में अंड उत्सर्ग को प्रेरित करता है, जिससे कॉर्पस लुटियम नामक पीत पिंड का विकास होता है। इससे निकलने वाला प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी ल्यूटिनाइजिंग द्वारा प्रेरित होता है। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है किसके द्वारा प्रेरित होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा प्रेरित होता है। वृषण से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है। जो यूरिन है उसकी मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी के द्वारा स्रावित किया जाता है और उसके पश्च भाग से। पीयूष ग्रंथि में ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन का स्रावन होता है। यह हार्मोन वृक्क से मूत्र की मात्रा के निस्तारण के नियंत्रण हेतु उत्तरदायी होता है। अब आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहले आते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि और उनसे संबंधित तो हार्मोन। तो जनन ग्रंथियों से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो जनन ग्रंथियों से निकलता है प्रोजेस्टेरोन। पहले का है। दूसरा, पीयूष ग्रंथि कौन से हार्मोन के निकालते हैं? जितने वृद्धि हार्मोन होते हैं यह पीयूष ग्रंथि के द्वारा निकाले जाते हैं। तो दूसरे का है। तीसरा, अग्नाशय से निकलता है, पेनक्रिया से निकलता है इंसुलिन। और अधिवृक्क या फिर जो एड्रिनल ग्लैंड है उससे निकलता है कौन सा? कार्टिसोल। कार्टिसोल अधिवृक्क से। जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरोन, पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय से इंसुलिन और अधिवृक्क से कार्टिसोल। फिर से हार्मोन और उनसे स्रावित ग्रंथियां किससे स्रावित होता है? तो प्रोजेस्टेरोन किसके द्वारा होता है? तो प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है गर्भाशय के द्वारा महिलाओं के। टेस्टोस्टेरोन यह वृषण पुरुषों के द्वारा स्रावित होता है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन और पेनक्रियास के द्वारा या फिर अग्नाशय के द्वारा इसको स्रावित किया जाता है। पहला आता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। यह महिलाओं के मासिक धर्म चक्र और गर्भावस्था से संबंधित होता है। टेस्टोस्टेरोन मुख्यतः पुरुषों के वृषण से स्रावित होता है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें खाने को दी जाएं तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बना रहने की प्रवृत्ति हो, तो इसका कारण यह होता है कि प्राणी के मामले में क्या है। तो यदि हम किसी व्यक्ति को बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं लेकिन फिर भी उसके ब्लड में शर्करा का सांद्रण स्थिर बना हुआ है, तो ये किसके कारण हो सकता है? तो अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं, क्योंकि वहां पे क्या पाए जाते हैं? दो मुख्यतः हार्मोन पाए जाते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन, जो कि शर्करा की मात्रा को बढ़ाने और कम करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो अग्नाशय के जो हार्मोन है वह ऐसी प्रवृत्ति या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन ये चीज़ों को खाने के लिए दिया जाता है और उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बना रहने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि अग्नाशय पैनक्रियाज की बीटा सेल जो होती हैं वहां से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावन होता है, जो कि रुधिर में शर्करा का नियमन करता है। शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है और इंसुलिन की अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है।
अगर अग्नाशय में खराबी हो जाती है तो क्या होगा? यदि अग्नाशय में कोई खराबी हो जाती है तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें पाचक एंजाइम और इनकी लैंगरहैंस की दूपिकाओं की बीटा सेल से इंसुलिन, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन और डेल्टा कोशिकाओं से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन का स्रावन होता है। यदि अग्नाशय में किन्हीं कारणों से खराबी आ जाती है तो इन हार्मोन का निर्माण सुचारू रूप से नहीं हो सकेगा। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की होती है? तो मतलब ये मिश्रित हो जाएगी। मिश्रित एक ही ग्रंथि है जिसका नाम है अग्नाशय। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ऊतक एवं कोशिकाएं होती हैं। अग्नाशय के दो मुख्यतः कार्य होते हैं। पहला होता है बहिर्स्रावी में, यह मुख्यतः पाचन में सहायक करती हैं, और अंतःस्रावी में यह मुख्यतः रक्त शर्करा को विनियमित करती हैं। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में कौन सा है? तो अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है सिक्रीटिन। कौन है? सिक्रीटिन। सिक्रीट करने के लिए बोलते हैं कि जल्दी सिक्रीट करो, तो पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला है हार्मोन सिक्रीटिन, जो कि किसी डेल्टा सेल से निकलता है। अग्नाशय या पैनक्रियास को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाले हार्मोन को सिक्रीटिन कहा जाता है। यह जठर रस या फिर गैस्ट्रिक के स्रावन को कम करती है। गैस्ट्रिक जूस है उसके स्रावन को क्या करती है? कम कर देती है। विकल्प में शेष में से रेनिन दूध के वियोजन का कार्य करता है, जबकि ट्रिप्सिन तथा पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं। रेनिन दूध का पाचन करता है और जठर रस का कम स्रावन होने लगता है। कौन? सिक्रीटिन हार्मोन उसको नियंत्रित करता है। मधुसूदनी या फिर इंसुलिन अंतःस्रावी हार्मोन है, तो ये किसका है? तो ये है इंसुलिन। अग्नाशय के द्वारा स्रावित किया जाता है और यह एक प्रकार का क्या है? पॉलीपेप्टाइड। यह पेप्टाइड है। इंसुलिन अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दूपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन है जिसकी रचना 51 अमीनो अम्लों से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को नियंत्रण करता है। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है, वो भी पॉलीपेप्टाइड। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय या मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय या फिर पैनक्रियास द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन में निम्नलिखित में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो इंसुलिन में पाया जाता है जस्ता। क्या पाया जाता है? जस्ता। कथन ए और कारण। कथन ए, उदकमेघ डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है, तो ये सही है। उदकमेह वाले व्यक्ति वैसोप्रेसिन के अतिशय स्राव से ग्रसित होता है, तो ये गलत है। दूसरा और कारण भी गलत है, तो मतलब दूसरा, पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। उदकमेह या डायबिटीज इंसिपिडियस वाले व्यक्ति को प्रायः बहुत अधिक प्यास लगती है क्योंकि इसमें शरीर का निर्जलीकरण या फिर डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसके उपचार हेतु कृत्रिम एंटीडायूरेटिक हार्मोन का उपयोग करते हुए, जिसे पेट्रिसिन कहते हैं, वैसोप्रेन यह एंटीडायूरेटिक हार्मोन की अधिकता होने के कारण मूत्र गाढ़ा तथा रक्त तनु हो जाता है, जिससे रक्तदाब बढ़ जाता है। तो जो डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति होते, उनको क्या होता है? प्यास ज़्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है। इसके उपचार के लिए उनको क्या दिया जाता है? डायूरेटिक हार्मोन दिए जाते हैं, जिसे पेट्रिसिन कहा जाता है। वैसोप्रेन या फिर एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करते हैं? तो यह यूरिन को गाढ़ा कर देते हैं और रुधिर को तनु कर देते हैं, जिससे ब्लड
दाब बढ़ जाता है। विस्की पीने से मूत्र त्यागने की बारंबारता बढ़ जाती है, तो ये सही है। अल्कोहल के अंतःग्रहण से शरीर में वैसोप्रेन का स्राव बढ़ जाता है, तो ये गलत है, कम कर देता है। तो पहला सही, दूसरा गलत है। मस्तिष्क की सुरक्षित लटकी संरचना पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जिससे वैसोप्रेन नामक हार्मोन का स्रावन होता है, जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य होता है जो वृषण या फिर जो किडनी होती है उनकी नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग तथा संग्रह नलिका से जल की रुधिर में पुनः अवशोषण रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। मतलब जो हमारी किडनी होती है वह पूरे को फिल्टर करती है, खाने को, पानी को और ब्लड को, तो वहाँ से बहुत सारा पानी बाहर निकालने के लिए इकट्ठा किया जाता है। तो ये क्या करता है डायूरेटिक हार्मोन, इसका कार्य क्या होता है, तो जो वहाँ कुंडलियाँ हैं उनसे पानी को पुनः अवशोषण करने के लिए बढ़ावा देती है। कॉफ़ी, चाय, विस्की के सेवन से शरीर में जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है इसकी मात्रा घट जाती है। जैसे ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, यूरिन वहाँ से रीअब्जॉर्ब नहीं होगा और बाहर बार बार त्यागने की इच्छा होती है और इससे रक्त का निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन हो जाता है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मर्श मधुमेह हो जाता है, तो इंसुलिन के कारण या इंसुलिन की कमी के कारण मनुष्य में डायबिटीज या मधुमेह रोग हो जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस की दूपिकाओं या आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से द्वारा होता है। यह रुधिर में शर्करा का नियमन करता है, जिसकी कमी से व्यक्ति में मधुमेह नामक रोग हो जाता है तथा इसकी अधिकता के कारण ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है तो लैंगरहैंस की दूपिका या फिर आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है तो इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है पैनक्रियाज या फिर अग्नाशय के द्वारा। इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, प्रोटीन। इंसुलिन प्राप्त होता है तो इंसुलिन प्राप्त होता है हमें डहेलिया की जड़ से, जो डहेलिया है उसकी जड़ से हमें इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि रुधिर में शर्करा या शुगर की मात्रा का नियमन करता है। इसका स्रोत डहेलिया की जड़ या रूट होती हैं तथा अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं होती हैं। ध्यान तलब है कि इस हार्मोन की कमी से शरीर में मधुमेह का रोग हो जाता है और इसकी अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इंसुलिन क्या करता है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, तो ये सही है। मेलाटोनिन क्या करता है, नींद का नियंत्रित करता है पीनियल ग्रंथि के द्वारा, ये जो मेलाटोनिन है वो स्रावित किया जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का निस्तारण करता है, तो ये भी सही, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा इसको निकाला मतलब स्रावित किया जाता है। गैस्ट्रिन क्या है, रक्तचाप का नियमन करता है, तो ये गलत है। गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो अमाशय की कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावन या सिक्रीशन को उद्दीपित करता है। स्पष्ट है कि युग्म डी सही नहीं है। तो गैस्ट्रिक हार्मोन क्या है, अम्ल को प्रभावित करता है गैस्ट्रिक हार्मोन जो कि पेप्टाइड हार्मोन है। माँ और शिशु के बीच गले लगना, चूमना निम्न हार्मोन में से किसके मोचन को प्रेरित करता है, तो ये ऑक्सीटोसिन के मोचन को प्रभावित या प्रेरित करता है। माँ और शिशु के बीच गले लगना, चूमना और शिशु की देखभाल अर्थात वात्सल्य की भावना एवं मैथुन के समय भोग विलास की भावना को ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन बढ़ाता है। ऑक्सीटोसिन के दो लक्ष्य ऊतक होते हैं, पहला होता है स्त्रियों के गर्भाशय और दूसरा होता है स्तन ग्रंथियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने की भूमिका निभाता है, तो ये है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि के पश्च पिंड या फिर न्यूरोहाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित होता है। इसमें दो लक्ष्य ऊतक टारगेट टिश्यू होते हैं, स्त्रियों के गर्भाशय और स्तन। शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय को सामान्य अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दुग्धपान के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़कर दुग्ध उत्क्षेपण को बढ़ाने का काम करता है। दूधिए अपनी गाय और भैंसों में अधिक दूध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी लगाते हैं जिससे पिटोसिन कहा जाता है।
तो ऐसे दूधियाओं को या फिर दूध वालों को क्या करना है, पीटना चाहिए। तो पिटोसिन कहा जाता है ऑक्सीटोसिन, कृत्रिम ऑक्सीटोसिन को। निम्नलिखित में से कौन एक प्रोटीन नहीं है? तो जो ऑक्सीटोसिन है वह एक प्रोटीन नहीं है, जबकि केराटिन, फाइब्रिन और कोलेजन ये तीनों ही प्रोटीन है, लेकिन ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है? तो ये है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए हार्मोन की सुई लगाई जाती है, ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है, पिट्यूसिन कहा जाता है। पिट्यूसिन। पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है? तो ये है पैराबटू या फिर पैराथायराइड ग्रंथि, जो कि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। पैराथायराइड या फिर पैराबटू ग्रंथि भ्रूण के एंडोडर्म से उत्पन्न थायराइड के चारों कोणों पर पृष्ठतल की ओर प्रायः छोटी भूरी सी और गोल और अंडाशी ग्रंथि होती है, जो कि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड से स्वतंत्र कार्य करती है। इसके द्वारा पैराथायमोन नामक हार्मोन का स्रावन होता है, जो कि रुधिर में कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा को बनाए रखता है। थायरॉक्सिन क्या होता है? तो थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जो कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। थायराइड ग्रंथि मनुष्य में गर्दन के भाग में श्वसन ग्रंथि के दोनों ओर एवं स्वर यंत्र के जोड़े के अधर तल पर स्थित होती है, जिससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है। इसमें 65% भाग आयोडीन होता है। यह मुख्यतः अमीनो अम्ल होते हैं। क्या होता है? थायरॉक्सिन क्या है? एक अमीनो अम्ल है। शरीर में यह उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है और वृद्धि प्रेरित के रूप में भी कार्य करता है। इसकी कमी से सामान्यतः घेंगा, हाशिमोटो रोग और बच्चों में जड़ मानवता एवं वयस्कों में मैक्सिडेमा रोग हो जाते हैं। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन युक्त हार्मोन है। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह क्या करता है? थायरॉक्सिन ग्रंथि को नियंत्रित रखता है। जो आयोडीन युक्त भोजन है वह थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित रखता है। थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन नामक एक तत्व आवश्यक होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है और आयोडीन युक्त नमक का सेवन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। नीचे दिए गए कथन हैं, इनमें से उनके कारण दिए गए हैं और बताने हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में ग्वाइटर घेंगा रोग एक सामान्य बीमारी है। तो ये सही है, क्योंकि वहाँ पर जो नमक या फिर पानी भोजन होगा आयोडीन युक्त नहीं होता। तो पहाड़ी क्षेत्रों में घेंगा रोग या जो ग्वाइटर होता है यह सामान्य रोग या सामान्य बीमारी है। पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है। तो ये भी सही है। तो दोनों ही सही हैं और RA का कथन या कारण भी सही बताता है। पहाड़ी क्षेत्र में जो कि समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित होते हैं, वहाँ पर आयोडीन कम मात्रा में उपस्थित होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। तो दोनों ही सही हैं और RA की सही व्याख्या भी करता है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन क्या है? तो ये एक प्रकार का अमीनो अम्ल है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल होता है जिसका स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा किया जाता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन है, जिसका स्रावन अग्र पिट्यूटरी की थायरोइड कोशिकाओं द्वारा होता है। रुधिर में आयोडीन और थायरॉक्सिन की कमी होने पर पीयूष ग्रंथि से TSH का स्रावन बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव थायराइड को अधिकाधिक हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा या गॉइटर नामक रोग हो जाता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित किया जाता है।
निम्नलिखित में से हार्मोन में से किस में आयोडीन होता है? तो थायरोक्सिन में आयोडीन होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग हो जाता है, मिक्सिडेमा, हाशीमोटो रोग, ये सब आयोडीन की कमी से होते हैं। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहली आती है सूची में हार्मोन दिए हैं और उनसे होने वाले रोग या फिर कारण ये किन में होते हैं। तो एड्रेनलिन ये कब होता है? भय में, क्रोध में, खतरे में। तो लड़ो उड़ो हार्मोन किसको कहा जाता है? एड्रेनलिन को कहा जाता है। तो पहले का पहला। एस्ट्रोजन ये महिलाओं का हार्मोन है, स्त्रियों से संबंधित है, तो बी का सी। या तीसरा, इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? तो इंसुलिन हार्मोन करता है ग्लूकोज से संबंधित है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है ब्लड में। और फेरोमोन क्या होते हैं? गंध के बोध से साथी को आकर्षित करने का जो स्मेल होता है उसे क्या कहा जाता है? फेरोमोन कहा जाता है। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो यह है एड्रेनलिन हार्मोन, जिसको लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है। इसके स्राव से हृदय गति में वृद्धि होती है तथा शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। इस हार्मोन की कमी से व्यक्ति खिन्न मन रहने लगता है। इससे व्यक्तियों को कोकीन, एफिड्रिन इत्यादि औषधि भी दी जाती हैं जो कि अनुकंपी तंत्रिका तंतुओं को प्रेरित करती हैं, जिसे इसे उड़ो और लड़ो हार्मोन भी कहा जाता है, जो कि संकट काल या विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करता है। इस स्थिति में यह रुधिर दबाव या फिर ब्लड प्रेशर और हृदय स्पंदन की दर को बढ़ाता है। किस हार्मोन के स्रावन होने से हृदय गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन के स्रावन से हृदय गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है। एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो एस्ट्रोजन का स्रावन पुटिका के द्वारा होता है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन स्त्रियों के अंडाशय की गोफिन पुटिकाओं के थीका इंट्राना की कोशिकाओं द्वारा यौवन आरंभ से लेकर रजो निवृत्ति की आयु लगभग 45 से 52 वर्ष तक होता है। मुख्य एस्ट्रोजन एस्ट्रेडियोल होता है, जिसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यह मृदा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जिसमें स्त्रियों के स्तनों, दुग्ध ग्रंथि, गर्भाशय, योनि इत्यादि का समुचित विकास सम्मिलित होता है कि विकास में सहयोग होते हैं। कौन? एस्ट्रोजन। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन एक हार्मोन है। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्नलिखित में किस हार्मोन का स्रावन होता है? तो ये है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये दोनों हैं, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन किसी महिला के मासिक चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जब अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन बंद कर दिया जाता है तो मासिक चक्र समाप्त हो जाता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन बंद होने के बाद भी अंडाशय द्वारा अल्प मात्रा में पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन जारी रहता है, जो शरीर की वसा में एस्ट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जो टेस्टोस्टेरोन है वो कहाँ पे जाके फैट में, वसा में जाके एस्ट्रोजन में परिवर्तित होता है। जिसके अतिरिक्त महिलाओं में अधिवक्र ग्रंथि भी एंडोस्टेनेडियोन या पुरुष हार्मोन का स्रावन जारी रखती है। कौन? अधिवक्र ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। यह वसा में एस्ट्रोजन में ये भी क्या करती है? एस्ट्रोजन में परिवर्तित करती है। किसको? टेस्टोस्टेरोन को। हालांकि रजोनिवृत्ति के बाद उत्पादित कुल एस्ट्रोजन की मात्रा महिलाओं के प्रजनन काल के दौरान अन्य एस्ट्रोजन की मात्रा में काफ़ी कम होती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रारंभ में जारी की उत्तर पुस्तिका में इसे सी माना था, लेकिन इसने बाद में बदल दिया था इसका, इसलिए आंसर ये चेंज है। निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सी एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो ये है हमारा एस्ट्रोन हार्मोन। क्या है? एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। एस्ट्रोन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन है। यह टेस्टोस्टेरोन एक पुल्लिंग या फिर मेल सेक्स हार्मोन होता है। पुरुष हार्मोन एंड्रोजन को
एंडोस्टेरोन कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। यह उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमेटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है, तो ये क्या है, सही है। तो यदि हम व्यायाम करते हैं तो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन बढ़ जाता है। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। पुरुषों की जनन ग्रंथियां प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करती हैं, तो ये भी सही है। जो जनन ग्रंथियां पुरुषों की वो क्या करती हैं, प्रोजेस्टेरोन को उत्पादन करती हैं। महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करती है, तो ये भी सही है कि जो महिलाओं की एडिनल ग्लैंड होती है वह टेस्टोस्टेरोन को स्रावन करती है। प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों से सामान्य की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में कार्टिसोल विमोचित होता है, तो ये गलत है। अर्थात 1, 2 और 3 सही है, चौथा गलत है। सोमेटोट्रोपिन यह वृद्धि हार्मोन वह शरीर से वृद्धि से संबंधित है। इसकी अधिकता से भीमकायता की अवस्था उत्पन्न होती है, जबकि कमी से बूनापन हो जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमेटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरोन यह मादा हार्मोन है जिसका स्रावन महिलाओं के कार्पस लुटियम्स के द्वारा किया जाता है और पुरुषों में वृषण भी सूक्ष्म मात्रा में इसे उत्पन्न करता है। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में वृषण से स्रावित होने वाला नर हार्मोन है तथा महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियों से भी सूक्ष्म मात्रा में इसे उत्पन्न किया जाता है। प्रतिबल या फिर स्ट्रेस के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों से कार्टिसोल का विमोचन बढ़ जाता है, ना कि कम होता है। यदि ज़्यादा स्ट्रेस या प्रतिबल होंगे तो अधिवृक्क ग्रंथि से जो कार्टिसोल है वह ज़्यादा रिलीज होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। हार्मोन यह टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, एक प्रकार का हार्मोन है। एंजाइम लाइपेज एक एंजाइम है। फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं, लेसिथिन क्या है, लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है। बहुलक तो पॉलीएथीन एक बहुलक है। तो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, एंजाइम लाइपेज, फॉस्फोलिपिड लेसिथिन और बहुलक पॉलीएथीन। निम्न पर विचार कीजिए। वह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मानव शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है जो कि क्षारीय होता है। तो क्या है, एक प्रकार के रस को स्रावित करती है जो कि क्या है, क्षारीय है। इससे रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। तो ये सब किसके बारे में बात हो रही है, तो ये है अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। अग्नाशय ग्रंथि क्या है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। इससे पहले लिवर सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। यह एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से रस को स्रावित करती है जो कि कैसा होता है, क्षारीय होता है। और ये क्या कहलाता है, पूर्ण पाचक रस भी कहलाता है। और अग्नाशय क्या है, पैनक्रियाज क्या है, एक मिश्रित ग्रंथि है, मतलब एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावन करती है। यह अग्नाशयी रस का स्रावन करती है जो कि क्या होता है, क्षारीय होता है और जिसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन होती है, मतलब इनमें डक्ट नहीं पाई जाती हैं। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, क्योंकि वो अंदर ही स्रावित करना है, तो डक्टहीन ग्रंथियाँ होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। मानव के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिसको एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, यह वाहिनीहीन या नलिका विहीन या डक्टलेस ग्रंथियां होती हैं। अतः इनसे स्रावित पदार्थ हार्मोन ऊतक द्रव में मुक्त हो जाता है। तो जो हार्मोन है वो किस में जाता है, ऊतक द्रव में मुक्त होते हैं और रुधिर कोशिकाओं में रुधिर में पहुंचकर समस्त शरीर में संचरित होते हैं। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि ये इत्यादि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है, तो कौन सा हार्मोन है जो कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है, तो ये है हमारा पैराथायराइड हार्मोन, जिसको पैराबी2 कहा जाता है। पैराथायराइड हार्मोन यह कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। पीले सरसों के रंग वाले गर्दन में थायराइड ग्रंथियों के पार्श्व में स्थित पैराथायराइड के द्वारा पैराथायराइड हार्मोन का स्रावन किया जाता है। इस हार्मोन की सहायता से यह कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। तो ये सही है कि हम सोते समय ज़्यादा प्रकाश सहन नहीं कर सकते। कारण क्या है, आर कहता है कि तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। नहीं, ये गलत है। मेलाटोनिन अंधेरे में ज़्यादा बनता है,
तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, ये सही है। तो ये सही है, आर गलत है। मेलाटोनिन निद्रा या जागने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। यह केवल रात में निकलता है। मेलाटोनिन नामक जो हार्मोन है वह मानव मस्तिष्क में दोनों कानों के बीच में पीनियल ग्लैंड से थोड़ी मात्रा में निकलता रहता है और बाद में रक्त में मिल जाता है। पीनियल ग्लैंड सीधे आँखों से जुड़ी होती है। इस ग्रंथि पर प्रकाश या अंधकार का सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे शाम होती है मेलाटोनिन का स्राव शुरू होता है, अतः इसे रात का हार्मोन या फिर अंधेरे का हार्मोन भी कहा जाता है। सामान्यतः प्रकाश में इसका स्राव नहीं होता। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, जो कि गोल भूरे लाल रंग की होती है। इसका भार लगभग 0.5 से 1.0 ग्राम होता है और व्यास 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक होता है। इसे हाइपोफाइसिस सेरेबाई भी कहा जाता है। यह मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है क्योंकि इसमें कई हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं। इसके साथ हमारा हार्मोन्स चैप्टर होता है कंप्लीट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनन एवं भ्रूणीय विकास। यह छोटा सा है इसलिए हम इसी वीडियो में कंप्लीट करते हैं इसको। जनन एवं भ्रूणीय विकास यह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है प्रजनन कहलाता है। प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों को प्रजनन अंग कहा जाता है। जीव विशेष के सभी प्रजनन अंगों को सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र कहा जाता है। प्रजनन के माध्यम से प्रत्येक जीवधारी अपने समान जीवों को पैदा करते हैं। मानव भी अन्य कुशूरियों की तरह एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल होते हैं, अतः इनमें नर और मादा के जननांगों और लैंगिक लक्षणों में भिन्नता होती है। पुरुषों में एक जोड़ी वृषण या टेस्टिस होते हैं और स्त्रियों में एक जोड़ी अंडाशय या ओवरीज मुख्यतः जननांग होते हैं। मानव में निषेचन या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया अंडवाहिनी या फिर जो ओवरी डक्ट है, फैलोपियन नली है, इसमें संपन्न होती है। तो वो अंडवाहिनी एक ऑप्शन में नहीं आता, क्या आता है? फैलोपियन ट्यूब आता है। तो कहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। यहाँ नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु में निषेचन प्रक्रिया के द्वारा युग्मनज या फिर जाइगोट का निर्माण होता है, जो कि द्विगुणित या डिप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं और विकास कर शिशु का निर्माण करते हैं। मनुष्य में जन्म का समय निषेचन के बाद आदर्श रूप से 667 दिन और 38 सप्ताह का होता है। कितने होंगे? या 266 डे होंगे या फिर 38 वीक होंगे। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात शुक्राणु की निषेचन की प्रक्रिया सामान्यतः 48 घंटों तक होती है, कभी कभी यह 72 घंटों तक सुरक्षित रहती है। जबकि जो अंडोत्सर्जक है या ओव्यूलेशन है, इसके बाद अंडक कोशिका लगभग 12 से 24 घंटे तक निषेचन के योग्य बने रहते हैं। देखो, जो हमारा शुक्राणु होता है वह 48 या 72 घंटे तक सुरक्षित रहता है, जबकि जो अंडोत्सर्जक है वो कितने घंटे तक? 12 या 24 घंटे तक ही निषेचन के लिए योग्य बने रहते हैं। निषेचन प्रक्रिया के बाद युग्मनज अर्थात जाइगोट में विभाजन प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही निषेचन होता है तो जाइगोट में क्या होता है? विभाजन होने लगता है। अतः क्रमशः मोरूला, ब्लास्टूला और गैस्टूला का निर्माण होता है। कैसे, किन किन का निर्माण होता है? तो पहले बनता है मोरूला, मोरा है भैया, मोरूला। फिर ब्लास्टूला, ब्लास्ट हो जाएगा तो ब्लास्टूला। नेक्स्ट गैस्टूला। तो पहला मोरूला, ब्लास्टूला और गैस्टूला का निर्माण होता है। गैस्टूला के निर्माण की प्रक्रिया 3 सप्ताह तक होती है। तो गैस्टूला कितने सप्ताह तक होता है? 3 सप्ताह तक होता है तथा इसके दौरान 3 प्रारंभिक अंकुरण स्तरों की स्थापना होती है। मानव भ्रूण का हृदय अपनी परिवर्धन के 4 या 5 सप्ताह में स्पंदन या पल्सेशन करने लगता है। तो कितने सप्ताह में मानव हृदय का जो पंप करता है वो कितने? 4 या 5 सप्ताह तक वह करने लगता है स्पंदन। 2 सप्ताह को पूर्व भ्रूण अवस्था को प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज कहा जाता है। तो इसे 2 सप्ताह से पहले का भ्रूण है तो इसे क्या कहा जाता है? पूर्ण
पूर्व भ्रूणीय अवस्था कहा जाता है, जबकि तीसरे से 8वें सप्ताह को भ्रूणीय विकास काल कहा जाता है। पहले क्या हो गया, पूर्व भ्रूणीय अवस्था, मतलब अभी कुछ विकास ही नहीं हो रहा, फिर क्या होगा, भ्रूण का विकास होगा तीसरे से 8वें सप्ताह के बीच, क्योंकि यह अंग विकास का मुख्य इस समय होता है, इसमें अंग का विकास होने लगता है। तीसरे महीने से जन्म तक के समय को भ्रूण काल कहा जाता है। तो तीसरे महीने से जो जन्म तक का समय होता है इसे क्या कहा जाता है, भ्रूण काल कहा जाता है, फर्टाइल पीरियड कहा जाता है। इसमें ऊतक और अंगों का परिपक्वन और शारीरिक वृद्धि होती है। इसमें क्या होते हैं, अंग अच्छे बनते हैं और शारीरिक वृद्धि होती है। उल्व या फिर एमनियोन में उल्व तरल एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। तो जो उल्व होता है या फिर एमनियोन होता है, इसमें क्या भरा होता है, उल्वी या फिर एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है, जो कि भ्रूण को नम बना के रखता है, बाहरी दबाव और धक्कों इत्यादि से इसकी सुरक्षा करने का कार्य करता है। जरायु या फिर कोरियोन नामक कला गैसीय विनिमय का नियंत्रण करती है। तो जो जरायु या फिर जो कोरियोन है वह क्या करती है, गैसीय विनिमय का नियंत्रण करती है। जबकि अपरापोशिका या एलेंटाइक कला भ्रूण के उपापचयी अपशिष्ट पदार्थों का एकत्रण और गैसीय विनिमय में सहयोग करती है। तो देखो पहले हमने क्या पढ़ा कि जो हमारी अल्व होती है या फिर एमियोन होता है, इसमें क्या होता है, अल्वी तत्व या फिर एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है, जो कि क्या करता है, भ्रूण को नम बना के रखता है, बाहरी दबाव से और धक्कों से, आघातों से उसकी रक्षा करता है। जरायु या फिर कैरियोन नामक जो कला होती है वह गैसीय विनिमय में काम करती है, नियंत्रण करती है। जबकि जो अपरापोशिका और एलेंटाइक कला होती है यह भ्रूण के उपापचयी अपशिष्ट पदार्थों का एकत्रण और गैसीय विनिमय में सहयोग होती है, एकत्रण करती है गैसों का, अपशिष्ट पदार्थों का, और गैसीय विनिमय में सहायता करती है। कौन, अपरापोशी या फिर एलेंटाइक कला। अब आते हैं इससे संबंधित प्रश्न। पहला आता है निषेचन या फिर फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है। तो फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है वह होती है ओवरी डक्ट में। निषेचन या फिर फर्टिलाइजेशन की क्रिया अंडवाहिनी या ओवरी डक्ट में संपन्न होती है। यहाँ नर युग्मक मतलब शुक्राणु और मादा युग्मक अर्थात अंडाणु में निषेचन प्रक्रिया के दौरान युग्मनज या फिर जाइगोट का निर्माण होता है, जो कि द्विगुणित या फिर डिप्लॉयड होते हैं और विकासकर शिशु का निर्माण करते हैं। मनुष्य के में जन्म का समय निषेचन के बाद आदर्श रूप से 267 दिन या फिर 38 सप्ताह का होता है। मानव शरीर में निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। तो इसमें से कौन सा भाग है जो कि शुक्राणु और डिंब को निषेचित करता है। तो ये है डिंब वाहिनी नलिका। क्या है, डिंब वाहिनी नलिका। पुरुष का शुक्राणु और महिला का डिंब अर्थात ओवम को डिंब वाहिनी नली या फिर फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। कहाँ पे होता है, फैलोपियन जो ट्यूब है वहाँ पे निषेचन होता है। मादा जनन पथ में पहुँचने के पश्चात जो मानव शुक्राणु होता है वह अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखता है। कितने घंटे तक, तो वो 1 से 2 दिन तक रखता है, 24 या 72 घंटे तक रखता है, 48 से 72 घंटे तक। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात शुक्राणु की निषेचन क्षमता सामान्यतः 48 से 72 घंटे तक सुरक्षित रहती है। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है। तो तीसरे से चौथे सप्ताह में मानव हृदय स्पंदन करने लगता है, परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह तक। मानव भ्रूण या जो ह्यूमन एम्ब्रियोल है उसका हृदय अपने परिवर्धन या डेवलपमेंट के चतुर्थ एवं पंचम सप्ताह में स्पंदन या पल्सेशन करने लगता है। भ्रूणीय विकास के तीसरे से 8वें सप्ताह को भ्रूणीय विकास काल कहा जाता है, क्योंकि यह अंग विकास का मुख्य समय होता है। तीसरे महीने से जन्म तक के समय को भ्रूण काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऊतक और अंगों का परिपक्वन और शारीरिक वृद्धि होती है। निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है। तो भ्रूण को शुष्क बनाने से कौन रक्षा करता है। तो ये है अल्व या फिर एमनियोन। अल्व या फिर एमनियोन में अल्वी तरल या फिर एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है, जो कि भ्रूण को नम बना के रखता है, बाहरी दबाव, धक्कों इत्यादि से इसकी रक्षा करने का कार्य करता है। इसके साथ हमारा
जनन तंत्र या फिर प्रजनन तंत्र कंप्लीट होता है गाइस। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ गाइस पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।